नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास बारूद का ढेर पार्ट 5। सूरज प्रताप जयंतराव लालवानी के ठिकाने में जब तक रहा, चेहरा भावहीन रहा, मात्र आंखों में ही व्याकुलता भरी रही। जब वह लालवानी के ठिकाने से बाहर आया तो उसका चेहरा कुरूप होता चला गया। मौत की काली चादर ने उसे सिर से पांव तक ढक लिया था। दरिंदा सा लगने लगा था वह। जयंतराव लालवानी उसे ठीक तरह से नहीं जानता था। वह मात्र उसे अपने नीचे काम करने वाले विष्णु प्रताप का छोटा भाई ही समझता था, जो कि वह था भी, परंतु वह कितने हाथ आगे है लालवानी को नहीं मालूम था। जयंतराव लालवानी की धमकियां सुनते सुनते सूरज प्रताप ने फैसला कर लिया था कि अब उसे क्या और कैसा कदम उठाना है। फैसले लेने में सूरज प्रताप कभी देर नहीं लगाता था। एक बहुत ही भयानक फैसला लिया था सूरज प्रताप ने। वह जानता था कि उसका फैसला बम्बई अंडरवर्ल्ड को हिलाकर रख देगा, लेकिन वह सूरज प्रताप था जो सोच लिया, करना वही है, आगे जो होगा देखा जाएगा। पहले वह देवराज चौहान से अपने तौर पर आकर मिलना चाहता था। उसकी मुलाकात में जयंतराव लालवानी का जरा भी दखल नहीं होना था, लेकिन अब उसका फैसला था कि देवराज चौहान से जयंतराव लालवानी का आदमी बनकर मिलेगा, यानी कि जो वह कहेगा वह नहीं, जयंतराव लालवानी कह रहा होगा देवराज चौहान से। लालवानी के शब्दों में अगर देवराज चौहान बारूद का ढेर था तो आज उसने बारूद के ढेर में चिंगारी लगा देनी थी। सूरज प्रताप एक तरफ पार्क कर रखी अपनी कार की तरफ बढ़ा। लालवानी ने उसे देवराज चौहान से मिलने को सख्ती से मना किया था। लालवानी की मनाही वह जानता था कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो लालवानी उसे खड़े पांव खत्म कर देगा। साथ ही सूरज प्रताप को इस बात का पूरा यकीन था कि लालवानी ने उसे यूं ही नहीं आने दिया। उस पर नजर रखने के लिए पीछे अवश्य किसी को लगाया होगा। सूरज प्रताप ने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह मारी। शाम के 7 बज रहे थे। मध्यम सा उजाला अभी था, जिसने कुछ देर बाद अंधेरे में लुप्त हो जाना था। अगर देवराज चौहान ने पोस्टर देखा होगा तो अवश्य ही वह इस समय स्टेशन के करीब होगा। वहां पर उसकी राह देख रहा होगा कि कौन खुद को सूरज प्रताप कहकर उससे मिलता है। उसने देवराज चौहान को कभी नहीं देखा था। 1-2 बार उसकी तस्वीर ही अखबारों में देखी थी। उसी देखी तस्वीर के दम पर विश्वास था कि वह देवराज चौहान को पहचान लेगा। देवराज चौहान से क्या बात करनी है, क्या कहना है, वह सोच चुका था। कार में बैठने के पश्चात सावधानी के तौर पर सूरज प्रताप ने हर तरफ निगाह मारी। अगले ही पल उसके चेहरे पर कड़वे भाव फैलते चले गए, होंठ भींच गए। केशव दैया उसे नजर आ रहा था। सूरज प्रताप समझ गया कि लालवानी ने केशव दैया को उसके पीछे भेजा है, और इस बात का भी एहसास था उसे कि इस बात को छिपाने की चेष्टा केशव दैया ने भी नहीं की। अगर की होती तो केशव दैया उसकी निगाह में नहीं आता। सूरज प्रताप ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। कुछ आगे जाने पर उसे महसूस हो चुका था कि दैया कार पर उसके पीछे है। सूरज प्रताप ने कार को सुनसान सी सड़क पर ले जाकर रोका और सिगरेट सुलगाई। पीछे पीछे दैया की कार आकर रुकी। दैया अपनी कार से निकलकर उसकी कार में उसकी बगल में आ बैठा। सूरज प्रताप ने कष्ट लेते हुए मुस्कुराकर उसे देखा। क्या इरादा है तेरा? दैया ने उसे घूरा। तू मेरे पीछे क्यों है? सूरज प्रताप मुस्कुरा रहा था। लालवानी ने तुझ पर नजर रखने को कहा था। मैं जानता था ऐसी ही बात है। उसका कहना है कि मैं इस बात का ध्यान रखूं कि तू देवराज चौहान से नहीं मिले। मैं मिलूंगा तो तू क्या कर लेगा मेरा? केशव दैया ने होठ भींच लिए। बोल, क्या करेगा तू मेरा? गोली मार देगा ना? लालवानी तो यही चाहता है कि उस हालत में ऐसा ही किया जाए। मैं लालवानी से नहीं, तेरे से बात कर रहा हूँ। तू गोली मारेगा मुझे? सूरज प्रताप मुस्कुरा रहा था। होंठ भींचे चेहरे को केशव दैया ने घुमाकर खिड़की से बाहर कर लिया। मैं जानता था। दैया बाहर की तरफ देखते हुए बोला। तू जयंतराव लालवानी के सामने शराफत में जो गर्दन हिलाए जा रहा है, उसकी हाँ पर हाँ कहे जा रहा है। सिर्फ वक्त बिताने के लिए ऐसा कर रहा है। हाँ, उस वक्त ऐसा करना जरूरी था।
वरना लालवानी मुझे शूट कर देता। केशव दहिया की निगाह पुनः सूरज प्रताप पर जा टिकी। वह अब भी कर सकता है। कुछ देर पहले की और अब की बात में बहुत फर्क है। पहले मैं लालवानी के पिंजरे में फंसा हुआ चूहा था। सूरज प्रताप गुर्रा उठा। और अब आजाद शेर हूँ। अब तो मुझे छूना भी मौत को दावत देना है। केशव दहिया की आंखें सिकुड़ी। जयंतराव लालवानी से दुश्मनी लेकर जिंदा नहीं रहा जा सकता सूरज। वह तो दहिया। सूरज प्रताप पूर्वता स्वर में बोला, मैं किसी को भी बड़ा नहीं मानता। ना तो मैं बड़ा हूँ और ना कोई दूसरा। बड़ा वही है जिसकी चल जाए, समझे दहिया। जिसका निशाना ठीक बैठा वही बड़ा। केशव दहिया ने पहलू बदला। अब तू चाहता क्या है? मैं देवराज चौहान से मिलने जा रहा हूँ। केशव दहिया के होंठ भिज गए। लालवानी ने मुझे यही काम सौंपा है कि तू देवराज चौहान से नहीं मिले। दहिया। सूरज प्रताप की निगाह दहिया पर जा टिकी। मैंने तेरे से पहले ही पूछा था कि तू क्या मुझे गोली मारेगा। केशव दहिया दांत भींचे उसे घूरता रहा। सूरज प्रताप अजीब से अंदाज में हंसा। क्या हुआ? देवराज चौहान से मिलने के बाद जानता है तेरा क्या हाल होगा सूरज। एक तरफ से देवराज चौहान तेरे पीछे और दूसरी तरफ से जयंतराव लालवानी जैसा इंसान। तेरी बोटी बोटी हो जाएगी। तेरे शरीर के टुकड़ों का भी पता नहीं चलेगा। मौत से भरी सर्द हंसी सूरज प्रताप के होठों से निकली। दहिया मेरे दोस्त, मैंने कभी कच्ची गोलियां नहीं खेली। मुझे मालूम है कहाँ मेरी मौत है और कहाँ मेरी जिंदगी। इस पर भी देवराज चौहान को ललकारने जा रहा है। सूरज प्रताप ने गंभीर निगाहों से केशव दहिया को देखा। इस वक्त जा दहिया, 2-3 घंटे बाद मेरे घर मुझसे मिलना। मुझे लालवानी ने तुझ पर नजर रखने। चुप। सूरज प्रताप गुर्राया। भाड़ में गया लालवानी। इस समय तू अपने दोस्त से बात कर रहा है। यहाँ तभी तो तू सलामत बैठा है, नहीं तो किसी नाले में मरा पड़ा होता। दहिया तीखे स्वर में बोला। और तू भी मेरे साथ नाले में? सूरज प्रताप ने खा जाने वाले स्वर में कहा। अब जा, रात को मिलना। हो सकता है देवराज चौहान वहां पहुंचा मेरा इंतजार कर रहा हो। केशव दहिया सूरज प्रताप को घूरता रहा। कार में मौत सा सन्नाटा छा चुका था। मैंने आज तक लालवानी से गद्दारी नहीं की, तो अब कर ले। लालवानी को पता चल गया तो वह मुझे शूट करवा देगा, और अगर तू मेरे रास्ते में आया तो मैं तुझे शूट कर दूंगा। सूरज प्रताप ने दांत खींचकर कहा। ज्यादा मुंह मत फाड़, केशव दहिया ने सख्त स्वर में कहा। सूरज प्रताप ने अपने गुस्से पर काबू पाया। दहिया बोल, एक को चुन ले, मुझे या उस हरामी लालवानी को। दहिया कुछ नहीं बोला। बोल, चुन, मैं या लालवानी। सूरज प्रताप के चेहरे पर सख्ती से भरी गंभीरता थी। खामोशी के बाद केशव दहिया गंभीर स्वर में बोला। सूरज, तू जो कर रहा है इसमें तेरे भाई विष्णु की जान को भी खतरा हो सकता है। लालवानी? तेरा मतलब गुस्से में लालवानी मेरे भाई को मार सकता है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा भाई आसानी से लालवानी के हाथ के नीचे नहीं आने वाला। वह सब संभाल लेगा। मतलब कि तू अपना सोचा करके रहेगा? केशव दहिया ने गहरी सांस ली। हाँ, अब तू सोच कि तुझे क्या करना है। सूरज प्रताप गंभीर था। केशव दहिया ने कार का दरवाजा खोला और बाहर आ गया। सूरज प्रताप ने उसे देखा। तेरे कारण, पुरानी दोस्ती के कारण, मैं तेरी तरफ से आंखें बंद कर रहा हूँ। हो सकता है लालवानी को इस बात का पता चल जाए और मेरी जान का दुश्मन बन जाए, लेकिन मंजूर है। तेरी दोस्ती के कारण यह भी माना। मेहरबानी। दहिया ने जोर से कार का खुला दरवाजा बंद कर दिया। 2-3 घंटे बाद मेरे घर पर मिलना, बात करेंगे। कोई बात है करने वाली? हाँ। सूरज प्रताप हंसा। मैं बताऊंगा कि कौन सा शतरंजी खेल खेलकर मैं आया हूँ। सुनेगा तो फड़क उठेगा। क्या मतलब? सूरज प्रताप ने जहरीली हंसी हंसते हुए कार आगे बढ़ा दी। केशव दहिया वहीं खड़ा आंखें सिकोड़े जाती कार को देखता रहा। इतना तो समझ गया था कि सूरज के दिमाग में कोई खतरनाक बात है और वही वह करने जा रहा है। दहिया की आंखों में चिंता उभर आई। देवराज चौहान ने घड़ी में समय देखा। शाम के 8 बज रहे थे। अंधेरा घिर आया था। देवराज चौहान को स्टेशन पहुंचे 1 घंटा हो चुका था और वह सामान बुकिंग साइट वाले हिस्से में अंधेरे से भरी जगह पर खड़ा होकर अपनी सतर्क निगाहें
चारों तरफ घुमा रहा था। उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत तो यह थी कि वह सूरज प्रताप को नहीं जानता था। उसे नजर आने वाला, सामने से गुजरने वाला कोई भी इंसान, कोई भी शख्स सूरज प्रताप हो सकता था। स्टेशन पर होने वाली हलचल को भी वह निगाह में रखे हुए था, परंतु उस हलचल में उसे असामान्य बात कोई भी नजर नहीं आई। सब कुछ रोजमर्रा वाला सामान्य शोर शराबा ही था। ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे देवराज चौहान सोच पाता कि उसके लिए कोई जाल बिछाया गया है। पुलिस द्वारा जाल फैलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, परंतु उसके किसी दुश्मन के द्वारा जाल फेंका जा सकता था। उसकी जान लेने के कई ख्वाहिशमंद थे। देवराज चौहान के हिसाब से यह सूरज प्रताप जो भी था, अब तक उसे आ जाना चाहिए था। अंधेरे भरी उसी जगह में खड़े देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेने लगा। कुछ दूरी पर मौजूद जगमोहन उसे स्पष्ट नजर आ रहा था। बुक हुआ सामान जो पड़ा था, उसी के ढेर पर जगमोहन अधलेटा सा बैठा था। बदन पर उसने जीन्स की पैंट और सफेद कमीज डाल रखी थी। खुद को वह लापरवाह और बोरियत में डूबा सा दिखा रहा था कि जैसे किसी के इंतजार में फंसा बैठा हो, परंतु भीतरी तौर पर वह बेहद सतर्क था। ठीक उसी तरह जैसे जेब में मौजूद रिवॉल्वर किसी भी पल शूटिंग के लिए तैयार थी। उसकी तेज निगाह चारों तरफ घूम रही थी, जैसे वह सूरज प्रताप को जानता हो और उसके वहां पहुंचते ही फौरन पहचान लेगा। अगर कहीं गड़बड़ की तो जगमोहन किसी भी सूरत में दुश्मन को पहले वार करने का मौका नहीं देना चाहता था। इसी प्रकार वक्त बीतता जा रहा था। ठीक 8:30 बजे देवराज चौहान अपनी जगह से हिला। वह खुले में आ गया। 8:30 से ज्यादा किसी के इंतजार करने का कोई मतलब ही नहीं था। 1.5 घंटा बहुत होता है किसी के इंतजार के लिए। देवराज चौहान के मस्तिष्क में यह बात अवश्य आ रही थी कि सूरज प्रताप नाम के शख्स ने जिस अंदाज में हर जगह पोस्टर ही पोस्टर लगा दिए थे, उन्हें देखते हुए उसे हर हाल में अब तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। लेकिन अब तक ऐसा एक भी इंसान नजर नहीं आया था जो किसी को तलाश कर रहा हो, ढूंढ रहा हो। देवराज चौहान पर जगमोहन की निगाह पड़ चुकी थी। देवराज चौहान को बाहर की तरफ बढ़ते हुए देखकर जगमोहन भी उस सामान के ढेर से उठ खड़ा हुआ था। वह समझ गया कि देवराज चौहान अब वहां से चलने की तैयारी में है। दोनों पार्किंग में खड़ी अपनी कार के समीप पहुंचकर मिले। अब जगमोहन ने देवराज चौहान को प्रश्न भरी निगाहों से देखा। कल का दिन और देख लेंगे, घंटा भर दिन में और फिर शाम को, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। वह आया तो ठीक, नहीं तो हमारा उससे कोई मतलब नहीं। जगमोहन ने सहमति में सिर हिलाया। कार के दरवाजे के हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया। ठहरो। जगमोहन ठिठका ही नहीं, सतर्क भी हो गया। देवराज चौहान की आवाज में ऐसे भाव थे कि उसका हाथ खुद ब खुद ही जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर जा टिका था। उसकी निगाह भी देवराज चौहान की निगाह के साथ घूमती चली गई। उनकी तरफ बढ़ने वाला इंसान सूरज प्रताप ही था, जो कुछ देर पहले वहां पहुंचा था और देवराज चौहान को अखबार में देखी तस्वीर के दम पर तलाश कर रहा था। तस्वीर पुरानी देखी थी, सालों पहले अखबार में देखी थी। उसकी बिना पर तो शायद वह नहीं पहचान पाता, परंतु देवराज चौहान की लंबाई चौड़ाई और चलने के अंदाज से 100% पहचान लिया, क्योंकि कल रात ही ताजा ताजा देवराज चौहान का आकार तब देखा था जब वह ट्रेन के खुले दरवाजे के बीच आ खड़ा हुआ था। उस वक्त वह बोगी के भीतर था और बाहर चंद्रमा की हल्की सी रोशनी में नजर आने वाला देवराज चौहान का आकार उसके दिमाग में तस्वीर की भांति बसकर रह गया था। उनके करीब पहुंचकर सूरज प्रताप ठिठका। तीनों के बीच तनाव भरा माहौल उभरा। सूरज प्रताप शांत और स्थिर था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास नाच रहा था। मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। क्यों? देवराज चौहान की आवाज में बला की शक्ति आ गई। क्योंकि जिससे मैं मिलना चाहता हूँ उसे नाम से जानता हूँ, चेहरे मोहरे से नहीं। तुम्हें किससे मिलना है? पूर्वता लहजे में पूछा देवराज चौहान ने। देवराज चौहान से। ये पोस्टर तुम नहीं लगाए हैं? देवराज चौहान के स्वर में सख्ती थी। हाँ। तुम्हारा नाम? सूरज प्रताप। 2 पल के लिए उनके बीच खामोशी छा गई। कहो, क्या बात है?
पहले मानो तो सही कि तुम देवराज चौहान हो। सूरज प्रताप का लहजा बेहद शांत था। मैं ही देवराज चौहान हूँ, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। जगमोहन की खतरनाक सतर्क निगाह सूरज प्रताप के चेहरे पर टिकी थी। सूरज प्रताप ने जगमोहन को देखा। यह कौन है? देवराज चौहान का चेहरा बेहद कठोर हो गया। अपनी जन्म पत्री के पन्ने खोलो, फालतू के सवाल मत करो, देवराज चौहान ने दांत खींचकर कहा। सूरज प्रताप बेहद शांत रहा। मुझे जयंत राव लालवानी ने भेजा है। लालवानी? जगमोहन चौंका। देवराज चौहान की निगाह कील की भांति सूरज प्रताप के चेहरे पर पड़ गई। यह लालवानी कौन है? यह वही बड़ा दादा तो नहीं जो आजकल? जगमोहन के शब्दों को सूरज प्रताप काट कर बोला। हाँ, मैं बंबई शहर के बड़े दादा जयंत राव लालवानी की ही बात कर रहा हूँ। ओह! जगमोहन के होठ गोल हो गए। जयंत राव लालवानी ने तुम्हें कुछ कहने के लिए बोला है देवराज चौहान? तो जयंत राव लालवानी मुझे कुछ कहना चाहता है। कष्ट लेकर देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर कह उठा। ऐसा है तो पोस्टरों पर तुमने अपना नाम क्यों दिया? लालवानी का नाम होना चाहिए था। होना तो चाहिए था, लेकिन ऐसा करने से भारी गड़बड़ हो जाती। सूरज प्रताप ने बेहद शांत स्वर में कहा। पोस्टर पर उसका नाम छपता तो पुलिस की निगाह उस पर टिक जाती, तब कई दिक्कतें पैदा होती। लालवानी इस तरह ढोल पीट कर कोई काम करना समझदारी नहीं मानता। बोलो, लालवानी क्या चाहता है? क्षण भर की चुप्पी के बाद सूरज प्रताप ने गंभीर स्वर में कहा। तुमने कल लालवानी का मालगाड़ी से माल लूटा 6 करोड़ का। हाँ, देवराज चौहान के जबड़ों में कसाव आ गया। यह बात जयंत राव लालवानी को अच्छी नहीं लगी। वह तुम्हें एक मौका देना चाहता है। कैसा मौका? जगमोहन के होठों से गुर्राहट निकली। देवराज चौहान के जबड़े पिचे हुए थे। जयंत राव लालवानी चाहता है कि तुम उसका लूटा हुआ माल उसे वापस कर दो और अपने किए की माफी मांग लो। बेशक फोन पर ही माफी मांग लेना। वैसे भी लालवानी तुम्हें मुंह नहीं लगाना चाहता। यह उसका कहना है कि वह छोटे आदमियों के मुंह नहीं लगता। देवराज चौहान की आंखों में आग जल उठी, चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। आगे बोलो, और भी कुछ कहता होगा वह? देवराज चौहान ने मौत के से सर्द स्वर में कहा। उसका कहना है कि अगर तुम उसकी बात नहीं मानते हो तो अपने लिए कफन का इंतजाम कर लेना। साला कुत्ता! जगमोहन उसकी बात पूरी होते ही भेड़िए की भांति गुर्रा उठा। 2 टके का दादा हमें मौत की धमकी देता है। मैं उसके टुकड़े टुकड़े। जयंत राव लालवानी धमकी नहीं दे रहा। सूरज प्रताप ने तुरंत जलती आग में घी डाला। वह तो बात को खत्म करने के लिए तैयार है। 6 करोड़ वापस देकर माफी मांग लो, बात खत्म। जगमोहन ने दांत पीसे और सूरज प्रताप का गिरेबान थाम लिया। तेरे जयंत राव लालवानी की तो ऐसी की तैसी। उसके जवाब से मैं पहले तेरी लाश को उसको। जगमोहन, देवराज चौहान सख्त स्वर में बोला। इसे कुछ मत कहो, छोड़ो। यह हमसे झगड़ने नहीं आया, सिर्फ बात करने आया है। जयंत राव लालवानी का मैसेज देने आया है। यह जो कह रहा है यह नहीं कह रहा, लालवानी कह रहा है। हमने इसे यहाँ से सलामत वापस जाने देना है। दांत किटकिटाते हुए जगमोहन ने सूरज प्रताप का गिरेबान छोड़ दिया। सूरज प्रताप भोली गाय की तरह शांत स्थिर खड़ा रहा। तुम कौन हो? सूरज प्रताप नाम है मेरा और जयंत राव लालवानी के खास आदमियों में से एक हूँ। खुद ही सोच सकते हो, सूरज प्रताप ने शांत स्वर में कहा। उसने तुम लोगों को 12 घंटे का वक्त दिया है और 12 घंटे में उसके 6 करोड़ और तुम्हारी माफी उसके पास नहीं पहुंची तो अपना कफन बगल में दबा कर चलना। ऐसा जयंत राव लालवानी ने कहा है। उसने यह भी कहा है कि जवाब लेकर आऊं। तुम। गुर्राहट भरे लहजे में जगमोहन कुछ कहने लगा कि देवराज चौहान ने उसे खामोश रहने को कहा। सूरज प्रताप महसूस कर रहा था कि वह ठीक ढंग से बात कर रहा है। सूरज प्रताप, तुम जाकर लालवानी से कह सकते हो कि हमें उसकी बात मंजूर नहीं। हमने उनके माल पर हाथ नहीं डाला, चोरी के माल पर हाथ डाला है, जिस पर पुलिस को भी हाथ डालने का हक था। सोच लो देवराज चौहान, तुम्हारा इनकार तुम्हें मौत के मुंह में भेज सकता है। आज की तारीख में जयंत राव लालवानी बहुत ताकत रखता है। उससे लड़ाई करना तो सरासर मौत को दावत देना है। मेरी मानो तो जयंत राव लालवानी की बात मानकर उसका माल वापस। तुम्हें
देवराज चौहान के होठों से मौत से भरी कुर्राहट निकली। लालवानी ने सलाह देने को भी कहा था। सूरज प्रताप खामोश हो गया। जाकर लालवानी से कह दो कि वह जो चाहता है कर ले। देवराज चौहान ने मौत से भरे स्वर में कहा, माफी की बात तो दूर की है, हम उसका 6 करोड़ का माल भी वापस नहीं करेंगे। सूरज प्रताप बेचैनी के भाव चेहरे पर ले आया। जयंत राव लालवानी ने कहा था कि अगर तुम उसकी बात नहीं माने तो तुमसे कह दूं कि उसके और तुम्हारे बीच मौत की लड़ाई अभी से शुरू हो गई है। सूरज प्रताप ने दबे स्वर में कहा, साला हरामजादा घमंडी। जगमोहन गुर्राया, जाकर कह दे कि अपने बचाव के लिए गड्ढा खोद ले, हम उसे। देवराज चौहान ने पुनः जगमोहन को कुछ कहने से रोका। जगमोहन जयंत राव लालवानी की खुलेआम धमकी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका क्रोध 7वें आसमान पर चढ़े जा रहा था। देवराज चौहान के रोकने पर जगमोहन ने दांत पीसे और कार का दरवाजा खोलकर भीतर जा बैठा। उसकी आंखों में गुस्से का तूफान उठा हुआ था। देवराज चौहान और सूरज प्रताप की आंखें मिली। मेरा जवाब तुम्हें मिल गया है, जाकर लालवानी को बता दो। सूरज प्रताप अपने चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव ले आया। एक बात मैं अपने तौर पर कहूं देवराज चौहान, सूरज प्रताप ने जैसे कहने की इजाजत मांगी। देवराज चौहान सख्त निगाहों से सूरज प्रताप को देखता रहा। मेरी मानो तो जयंत राव लालवानी से झगड़ा मत करो, वह बहुत ताकतवर और खतरनाक। अपनी राय देना बंद कर दो। देवराज चौहान गुर्राया। सूरज प्रताप ने तुरंत अपने होठ बंद किए। क्या कहोगे अपने जयंत राव लालवानी से? देवराज मौत से भरे स्वर में गुर्राया। यही कि तुम लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार हो। अब यह भी बता दो कि मेरे इनकार पर यह लड़ाई अभी तो शुरू नहीं हो जाएगी। देवराज चौहान मौत से भरे ठंडे स्वर में कह उठा। कितने हैं यहाँ पर तुम्हारे साथ? सूरज प्रताप ने आराम से इनकार भरी मुद्रा में सिर हिलाया। मेरी बात का विश्वास करना देवराज चौहान, जयंत राव लालवानी के आदमी के तौर पर मैं यहाँ पर अकेला हूँ। मेरे यहाँ से जाकर लालवानी से बात करने में 45 मिनट लग जाएंगे। अब यूँ समझो कि तुम्हारे और जयंत राव लालवानी के बीच लड़ाई शुरू होने में कम से कम 45 मिनट बाकी हैं। देवराज चौहान के चेहरे पर क्रूरता के भाव फैले। जाओ, यहाँ से सीधे जयंत राव लालवानी के पास जाना और उसे मेरा जवाब दे देना। फाइनल? सूरज प्रताप के होठों से निकला। अबे दफा भी हो जाए यहाँ से। जगमोहन कार के भीतर से गुर्राया। कहीं इस लड़ाई की शुरुआत तेरी लाश से न शुरू हो जाए, जो कि सीधी उस लालवानी की गोद में जाकर गिरेगी। फुट ले साले। सूरज प्रताप पलटकर अपनी कार की ओर बढ़ गया। जब वह अपनी कार में बैठा तो उसने देवराज चौहान और जगमोहन को कार पर वहां से रवाना होते देखा। सूरज प्रताप के चेहरे पर बेहद खतरनाक जहरीली मौत से भरी मुस्कान नाच रही थी। आंखों में खूनी चमक विद्यमान थी। उसने कार स्टार्ट की और बेहद सावधानी से देवराज चौहान की कार के पीछे लग गया। उसकी पहली शतरंजी चाल कामयाब रही थी। अब दूसरी शतरंजी चाल बची थी। उसे चलने के बाद उसे कुछ भी नहीं करना था, आराम से बैठ जाना था और ठंडी आंखों से मौत का गर्म नाच देखना था। देवराज चौहान और जगमोहन जयंत राव लालवानी को लेकर बातों में व्यस्त थे। अगर ऐसा न होता तो सूरज प्रताप के पीछा करने का उन्हें फौरन एहसास हो जाना था, जो कि अंत तक नहीं हुआ। सूरज प्रताप ने वह बंगला देख लिया जहां देवराज चौहान और जगमोहन भीतर गए थे और भीतर घायल अवस्था में पड़ा सोहन लाल भी था। सूरज प्रताप की आंखों में खूंखार चीते की सी चमक लहरा रही थी। वह कार को आगे बढ़ाता चला गया और फिर 1 घंटे बाद लौटा। उसके साथ 2 कारों में भरे 10 आदमी थे। यह है बंगला, सूरज प्रताप उनके हेड से बोला। सब दादाओं की निगाह बंगले पर जा टिकी। जैसा कहा है करो और खिसक जाओ। कोशिश यही करना कि बंगले के भीतर मौजूद किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। अगर वह जान बचाने की खातिर दौड़ते भी नजर आए तो उन्हें जाने देना। तुम लोगों ने यह बंगला तबाह करना है, लाशें नहीं बिछानी। शुरू हो जाओ। कहने के साथ ही सूरज प्रताप अपनी कार में जा बैठा और कार को आगे ले जाकर खड़ी कर दी। वह जानता था कि जिन आदमियों को वह लाया है उनके साथ इतना असला है कि ऐसे 2 बंगले तबाह कर दें। और फिर तबाही का दौर शुरू हुआ। ग्रेनेडों के धमाके
फायरों का शोर। पल भर में वहां दहशत ही दहशत भर गई। यह आलम सिर्फ 7-8 मिनट ही रहा और 5वें मिनट ही सूरज प्रताप ने देख लिया कि बंगले के पिछवाड़े से निकलकर देवराज चौहान और जगमोहन दौड़े जा रहे थे। देवराज चौहान के कंधे पर कोई लदा था। सूरज प्रताप समझ गया कि यह वही इंसान होगा जो कल रात मालगाड़ी में उसकी गोली का शिकार हुआ था। सूरज प्रताप खामोशी से उनके पीछे लग गया। किस्मत साथ दे रही थी सूरज प्रताप की। इस भागा दौड़ी में उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि कोई उनके पीछे भी आ सकता है। देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल कहाँ पहुंचे, कहाँ ठिकाना बनाया, यह देखकर सूरज प्रताप वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। सूरज प्रताप के चेहरे पर जीत की विशैली मुस्कान नाच रही थी। उसकी दूसरी शतरंजी चाल भी कामयाब रही थी, बेहद कामयाब रही थी। जो वह करना चाहता था बहुत ही अच्छे ढंग से उसने अंजाम दे दिया था। सूरज प्रताप अपने घर के पहले वाले मोड़ पर ही था कि केशव दैया तुरंत अंधेरे से निकलकर उसी कार के सामने आ गया। कार की हेडलाइट में दैया का शरीर चमका। उसे पहचानते ही सूरज प्रताप के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। उसने फौरन ब्रेक दबाए। कार रुकी। केशव दैया जल्दी से पास आया और कार का दरवाजा खोलकर भीतर बैठता हुआ बोला, कार बैक कर ले, आगे मत जाना। क्यों? सूरज प्रताप ने दैया को घूरा। बैक कर, केशव दैया ने दांत खींचकर कहा। केशव दैया का मूड देखकर वह फिर कुछ नहीं बोला। उसने कार बैक की और आगे बढ़ा ले गया। सूरज प्रताप ने उसे देखा। दैया के होठ पीछे हुए थे। कहाँ जाना है? कहीं भी नहीं। होठ खुलने के बाद वे फिर खींच गए। सूरज प्रताप की आंखें सिकुड़ गई। वह समझ गया कि कहीं कुछ गड़बड़ है। मैं पिछले 1.5 घंटे से खड़ा मोड़ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, केशव दैया ने सख्त स्वर में कहते हुए खामोशी तोड़ी। अगर तुम उस वाले मोड़ से आते तो भगवान ही तुम्हारा मालिक था। क्या बात है? सूरज प्रताप ने दांत खींचे। लालवानी के आदमी तुम्हारे घर पर हैं, 2 भीतर 3 बाहर। वक्त रहते मेरी नजर उन पर पड़ गई। उनके इरादे ठीक नहीं है, केशव दैया ने बेचैनी से कहा। तो यह बात है? हाँ, लगता है लालवानी को खबर हो गई है कि तुम देवराज चौहान से मिले हो। कैसे खबर हुई? यह तो लालवानी ही जाने। केशव दैया के चेहरे पर उलझन के से भाव थे। सूरज प्रताप ने केशव दैया के चेहरे पर निगाह मारी। इससे तो स्पष्ट है तुम्हारे अलावा और कोई भी लालवानी के कहने पर मेरे पीछे था। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सूरज प्रताप ने सुनसान सड़क के किनारे कार रोक दी, सिगरेट सुलगाई, कश लिया। तेरी कार कहाँ है? वहीं चौराहे पर खड़ी है। केशव दैया ने भी सिगरेट सुलगाई, कश लिया। तूने मुझे भी खतरे में डाल दिया है सूरज। लालवानी ने तुम्हारे लिए आदमी भेजे होंगे तो यकीनन पहले मेरी तलाश की होगी, क्योंकि उसने मुझे तुम्हारे पीछे लगाया था और मैं या मेरी खबर उसे नहीं मिली होगी। चिंता मत कर, मस्त रह। सूरज प्रताप का चेहरा विशेले भाव से भर उठा। मस्त? केशव दैया गुर्राया। यहाँ सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही और तू कहता है मस्त रह। यह सब तेरे कारण हुआ सूरज। मैंने तुझे पहले ही कहा था लालवानी के खिलाफ चलकर जिंदा नहीं रहा जा सकता। लेकिन तू जिंदा रहेगा दैया, मैं भी जिंदा रहूंगा। केशव दैया तीखी निगाहों से सूरज प्रताप को घूरता रहा। अब जयंत राव लालवानी को इतनी फुर्सत नहीं मिलने वाली कि वह हमारे बारे में सोच भी सके। सूरज प्रताप की आवाज में दरिंदगी झलक रही थी। लालवानी तो गया दैया। गया? कहाँ गया? केशव दैया असमंजसता से उसे देखने लगा। सूरज प्रताप ने उसे बताया कि वह क्या करके आया है। सुनकर केशव दैया की आंखें फैल गई। यह तुमने क्या किया? दैया के होठों से फटा सा स्वर निकला। गलत किया क्या? सूरज प्रताप एकाएक गुर्रा उठा। हरामजादा जयंत राव लालवानी क्या सोचता है कि वह ही खोपड़ी रखता है? दूसरे बेअकल हैं क्या? उल्लू के पट्टे ने मुझे धमकी दी थी, मेरी छाती पर रिवॉल्वर रखी थी। भैया अगर बीच में ना आता तो मार ही दिया होता ना कुत्ते ने मेरे को। मेरे पास मौका था, ऐसा बढ़िया चांस फिर कभी हाथ आने वाला नहीं था। मैंने इतनी पट्टी पढ़ाकर देवराज चौहान को लालवानी के पीछे लगा दिया है। मेरे झूठ में कोई कमी न रहे, इसलिए मैंने देवराज चौहान के उस बंगले को भी तबाह करवा दिया।
ताकि देवराज चौहान को पूरे तौर पर लगे कि जयंतराव लालवानी अब उसे छोड़ेगा नहीं। हो सकता था पहले वह लालवानी के वार का इंतजार करता, लेकिन अपने बंगले को लालवानी का वार समझकर अब उस पर चीते की तरह टूट पड़ेगा। केशव दहिया के होठों से कोई बोल न फूटा। तेरा मतलब है देवराज चौहान जयंतराव लालवानी जैसे ताकतवर इंसान को खत्म कर देगा? मैं कुछ नहीं जानता। दोनों की लड़ाई की नींव रखना मेरा काम था, वह मैंने रख दी। तूने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी सूरज। लालवानी, मैंने ठीक किया है। साला लालवानी हमेशा मुझ पर रौब झाड़ता रहता था क्योंकि मैं उसके नीचे काम नहीं करता था। इस पर भी मुझे अपनी दादागिरी के दम पर बुलाकर जानबूझकर मुझसे काम लेता था। सीधे तौर पर तो वह मुझे कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि मैं विष्णु प्रताप का भाई हूँ और विष्णु उसका खास आदमी है। केशव दहिया कश लेकर खिड़की से बाहर देखने लगा। दोनों चुप थे। दहिया सिर से पांव तक चिंता और व्याकुलता में घिरा हुआ था और सूरज प्रताप क्रोध से सुलगती आग में। अगर देवराज चौहान लालवानी का कुछ भी बिगाड़ सका तो? केशव दहिया ने उसे देखा। मैंने जो करना था कर दिया, अब जो होगा वह सामने आ जाएगा। अब जयंतराव लालवानी की मौत ही हमारी जिंदगी है। केशव दहिया के शब्दों में व्याकुलता व चिंता का पुट था। ऐसी तैसी लालवानी की। सूरज प्रताप कुर्राया। और देवराज चौहान के हाथों बच गया तो साले को मैं शूट कर दूंगा, बचने नहीं दूंगा लालवानी को। मैं उसे। बच्चों जैसी बातें मत करो। केशव दहिया कुर्राया। तुम उसकी एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। सूरज प्रताप दांत भींचकर रह गया। अगर तू मेरा दोस्त नहीं होता तो तूने जो किया है उसे देखते हुए मैंने लालवानी की तरफ से तुम्हें शूट कर दिया होता। फालतू मत बोल। मुझे गुस्सा आ गया तो तुझे शूट करके कार से बाहर धकेल दूंगा। कई पलों तक उनके बीच खामोशी छाई रही। हमारा खुले में रहना ठीक नहीं, केशव दहिया ने कहा। तू अपने साथ साथ मुझे भी ले डूबा है। तू बेफिक्र होकर देखता रहे। अब तो वही देखना है, केशव दहिया ने उखड़े स्वर में कहा। सूरज प्रताप के होठों से जहरीली हंसी निकली। अब क्या करें? कुछ नहीं करना है। हमें खामोशी से, आराम से टिककर बैठ जाना है। देवराज चौहान और जयंतराव लालवानी को आपस में निपटने दे। बात की बाद में देखी जाएगी। लेकिन तुझे एक काम करना है अभी। क्या? मैं देख आया हूँ देवराज चौहान ने अब कहाँ पर डेरा जमाया है। मेरी सिर्फ एक चाल बची है, सूरज प्रताप ने खतरनाक स्वर में कहा। तुझे देवराज चौहान के पास जाना होगा। देवराज चौहान के पास? केशव दहिया चौंका। हाँ, क्यों जाना है? उससे क्या और कैसे बात करनी है मैं तुझे बताता हूँ। नहीं, दहिया ने सिर हिलाया। मैं देवराज चौहान के पास नहीं जाऊंगा, खतरे का काम है। नहीं, सूरज प्रताप ने केशव दहिया को देखा। बिल्कुल नहीं, मेरा दोस्त भी नहीं है। विष्णु, जयंतराव लालवानी गुर्राया। तूने बोला था नहीं कि तू सूरज को संभालेगा? हाँ, विष्णु प्रताप का दिल धड़क उठा। तो फिर संभाला क्यों नहीं? क्या किया है सूरज ने? साईं पूछता है कि क्या किया है। जयंतराव लालवानी ने आगे बढ़कर विष्णु प्रताप का गिरेबान पकड़ा, फिर झटका देकर उसे छोड़ दिया। स्पष्ट था कि लालवानी अपने को कंट्रोल में रखने की भरसक चेष्टा कर रहा था। विष्णु प्रताप के चेहरे पर लालवानी की इस हरकत से जरा भी शिकन नहीं आई। जयंतराव लालवानी दरिंदगी भरे लहजे में कह उठा। जो लालवानी की बात को नहीं मानता उसका क्या होता है? विष्णु प्रताप एकाएक कुछ नहीं कह सका। चुप क्यों है? बोल। जयंतराव लालवानी दहाड़ा। उसे मौत मिलती है तो अपने छोटे की, सूरज की भी मौत का प्रबंध कर लेनी। जो आंसू वांसू बहाने हैं पहले ही बहा ले, बात को टेम बर्बाद नहीं करना। जयंतराव लालवानी ने दांत किटकिटाकर कहा। अब मेरे को नहीं बोलना कि वह तेरा छोटा है। हमारे धंधे में रिश्ते को नहीं, काम को देखा जाता है। मैंने गलत कहा विष्णु? आपने ठीक कहा। विष्णु प्रताप समझ गया कि सूरज कोई झंझट खड़ा कर चुका है। तो पूछेगा नहीं कि सूरज ने क्या किया है? जयंतराव लालवानी दहाड़ा। क्या किया है? विष्णु प्रताप की निगाह एक टक लालवानी के चेहरे पर थी। मैंने सूरज को बोला, तेरे सामने बोला कि देवराज चौहान से नहीं मिलने का। विष्णु प्रताप ने सिर हिलाया। पक्की तरह बोला ना सूरज को? विष्णु प्रताप ने फिर सिर हिलाया, लेकिन फिर भी सूरज देवराज चौहान को मिला।
उससे बात की। मेरा डर नहीं रहा सूरज को। विष्णु प्रताप की आंखें सिकुड़ गई। यह तो बहुत गलत किया सूरज ने। बड़ी गलती नहीं, बहुत गलत किया। अपनी मौत को बुलाया है। जयंत राव लालवानी ने खतरनाक स्वर में कहा। तूने सूरज को नहीं समझाया साईं, नहीं समझाया, तभी तो ऐसा हुआ। मेरी उससे मुलाकात नहीं हो सकी। विष्णु प्रताप शांत और गंभीर था, परंतु आंखों में व्याकुलता नाच रही थी। यहाँ से जाने के बाद मैंने उसके घर फोन किया था, लेकिन वह घर पर नहीं था। वह क्यों होता वह घर में साईं? क्यों फोन पर तेरे को मिलता? तब तो सूरज देवराज चौहान से बात कर रहा था साईं। तब उसे एक बार भी ख्याल नहीं आया जयंत राव लालवानी का। जयंत राव लालवानी पागल हो रहा था। मैंने उसको तेरे सामने बोला था नहीं कि 6 करोड़ गया पानी में, मैं 6 और दे सकता हूँ कि देवराज चौहान जैसे इंसान से माथा पच्ची नहीं करनी पड़े। फिर भी सूरज ने वही किया जो करने को जा रहा था। विष्णु, तेरे को हैरानी नहीं होती सूरज की हिम्मत पर? मेरी बात का भी उसे डर नहीं है। हैरानी होती है? विष्णु प्रताप ने सोच भरे स्वर में कहा। केशव दैया ने आपको बताया कि सूरज देवराज चौहान से मिला? हरामी दैया का कमाल भी तेरे को बताता हूँ, पहले इनको देख। लालवानी ने गुर्राकर दरबारा सिंह और अवतार सिंह की तरफ इशारा किया। ये दोनों कितने लंबे चौड़े तेरे सामने खड़े हैं। इन्होंने अपनी आंखों से सूरज को देवराज चौहान से मिलते बातें करते देखा। दैया हरामी सूरज का खास दोस्त है। मैंने उसको सूरज के पीछे तो लगाया, परंतु उस पर भरोसा नहीं किया। मैंने इन दोनों लंबे चौड़ों को स्टेशन पर नजर रखने को कह दिया। वहां इन्होंने सूरज और देवराज चौहान का भरत मिलाप देखा साईं। विष्णु प्रताप का चेहरा और भी गंभीर हो उठा। और दैया? वह हेरा फेरी कर गया नहीं, सूरज का बगली बन गया मेरे खिलाफ। वाह, अब तो चूहे भी शेर बनने को लग गए हैं। कमाल हो गया। अब हालत यह है कि सूरज भी गायब और दैया का भी कोई पता नहीं है। अगर दैया ठीक होता तो बताता आकर कि सूरज देवराज चौहान से मिला नहीं, लेकिन दैया ने नहीं बताया। सूरज गायब, दैया गायब, हर जगह तलाश करवाई बड़ी। लगता है दैया चूहे के बिल में घुस गया। उसको मालूम है लालवानी को चूहे का बिल खोदने को आता है, फिर भी नहीं माना। घुस गया बिल में, कोई बात नहीं। 2-4 घंटे बिल में घुसकर आराम कर ले साईं। आराम करने के बाद शरीर के टुकड़े करवाने में बहुत मजा आता है। विष्णु प्रताप ने लालवानी का ऐसा भयंकर रूप बहुत कम ही देखा था। लालवानी को यह बात तो कभी भी बर्दाश्त नहीं होती थी कि उसके आदेश को ना माना जाए, और सूरज ने ऐसा कर डाला था। विष्णु प्रताप जानता था कि जयंत राव लालवानी ठीक कह रहा है। दैया भी यारी निभाने की खातिर सूरज के साथ चिपक गया नहीं, जयंत राव लालवानी के साथ हरामबाजी किया। मैं क्या हूँ मेरे को ठीक ठाक से जानते हुए भी किया। जयंत राव लालवानी तेजी से आगे बढ़ा और टेबल पर पड़े पैकेट में से एक सिगरेट निकालकर सुलगाई। विष्णु, यह सूरज कहाँ है नी? अपने घर पर होगा, विष्णु प्रताप ने स्थिर लहजे में कहा। घर पे नहीं है, मेरे आदमी उसके घर पर बैठे हैं साईं, लालवानी ने सर्द लहजे में कहा। विष्णु प्रताप समझ गया कि मामला अब हद से बाहर हो चुका है। कहीं कुछ कर रहा होगा, फुर्सत मिलते ही घर पर आएगा। नहीं आएगा, जयंत राव लालवानी दांत भींचकर कुर्राया। सूरज घर पर नहीं आने का। वह इतना बेवकूफ नहीं है कि आसानी से अपनी गर्दन मेरे हाथ में फंसा देगा। वह जानता होगा कि उसके घर मेरे आदमी हैं। ऐसे में वह घर पर क्यों आएगा विष्णु? विष्णु प्रताप कुछ नहीं बोला। मुझे सूरज चाहिए, सुना नहीं? मुझे सूरज चाहिए विष्णु। बहुत जल्द वह आपको मिल जाएगा लालवानी साहब। जयंत राव लालवानी ने सीधा विष्णु प्रताप की आंखों में झांका। विष्णु, तू कहे तो यह काम नहीं कर। भाई का प्यार आड़े आ सकता है नहीं? नहीं आएगा। पक्का बोला ना तू? मैं कभी कच्चा नहीं बोलता लालवानी साहब। ये तू जाने, मैं तेरे को मौका देता हूँ। बेशक तू अपने भाई के मामले में नहीं आ, तेरे को छूट है। इस छूट देने का शुक्रिया। विष्णु प्रताप की आवाज में सख्ती आई। लेकिन मुझे इस काम में हाथ डालने से परहेज नहीं। भाई अपनी जगह और काम धंधा अपनी जगह। ठीक बोला तू, बरोबर बोला। लेकिन सुन, मैं तेरे पर इस मामले में विश्वास नहीं करने का, क्योंकि वो तेरा सगा भाई है। अगर तू कुछ साबित करता है तो मेरे को आकर बता।
तूने सूरज को तोड़ फोड़ दिया है। विष्णु प्रताप के होठों पर शांत मुस्कुराहट उभरी। मैं बहुत जल्दी यह काम भी पूरा करके दिखा दूंगा। तो जा साईं, यहाँ खड़ा टेम को खराब करता है। निपटा, काम निपटा, तोड़ फोड़ दे सूरज को। जयंत राव लालवानी एकाएक बेहद भयानक स्वर में कह उठा। विष्णु प्रताप फिर वहां नहीं रुका, बाहर निकल गया। एक बात अभी भी मेरी समझ से बाहर है कि उन लोगों को इतनी जल्दी हमारे ठिकाने का पता कैसे चल गया। मींचे दांतों से देवराज चौहान के होठों से खतरनाक गुर्राहट निकली। जगमोहन व सोहन लाल की आंखें देवराज चौहान पर थी। जगमोहन के क्रोध की हालत भी देवराज चौहान से जुदा नहीं थी। वह इस समय ऐसा खतरनाक इंसान लग रहा था जो कि बरसों से भूखा हो और अब उसका शिकार सामने आ गया हो। सोहन लाल घायल अवस्था में बेड पर लेटा था। वह उठना चाहता था, परंतु उसके कंधे के गहरे घावों की दशा देखकर जगमोहन ने उसे उठने की सख्त मनाही कर रखी थी। मैं साले इस जयंत राव लालवानी की। जगमोहन ने गुर्राकर कुछ कहना चाहा। काम की बात सोच, फालतू मत सोच, बेड पर पड़ा सोहन लाल कह उठा और फिर उसने देवराज चौहान को देखा। मेरे ख्याल से स्टेशन से ही पीछा करके उन लोगों ने ठिकाना देख लिया होगा। यही हुआ है। देवराज चौहान ने दांत भींचकर सख्त स्वर में कहा। आते समय तुम लोगों ने पीछा होने के बारे में ध्यान नहीं दिया? नहीं, हम उस साले कुत्ते लालवानी की बात करने में इतने व्यस्त थे कि पीछे निगाह मारने का हमें ख्याल ही नहीं आया। जगमोहन ने दांत पीसकर कहा। यहाँ तो हमसे भूल हो गई, वरना कमीने ने जरा भी कसर नहीं छोड़ी कि हम जिंदा बच सकें। यह तो किस्मत अच्छी थी कि पीछे वाले हिस्से की तरफ उन्होंने तबाही नहीं शुरू की, वरना हमारा वहां से निकलना भी संभव नहीं होता। जगमोहन दांत किटकिटाकर देवराज चौहान को देख रहा था। यह कुत्ता जयंत राव लालवानी जिंदा नहीं बचना चाहिए। देवराज चौहान ने क्रूरता भरी निगाहों से जगमोहन को देखा। अब इस बात की गुंजाइश ही कहाँ बची है कि जयंत राव लालवानी जिंदा बचे? तो फिर देर किस बात की है? तैयारी की। देवराज चौहान के होठों से मौत से भरा सर्द स्वर निकला। सामने वाला जितना खतरनाक हो, उसके लिए उतनी ही बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। रिवॉल्वरों के दम पर हम कुछ नहीं कर सकते। जयंत राव लालवानी बंबई का बड़ा दादा है। 50 उसके ठिकाने हैं, 50 ही उसके धंधे हैं। सब कुछ देखना है, पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। सामने वाले पर जब वार करो तो ऐसा करो कि वह संभल न सके। इस तैयारी में तो ज्यादा वक्त लगेगा। कोई वक्त नहीं लगेगा। देवराज चौहान ने कहर भरी निगाहों से जगमोहन को देखा। कल के दिन में मैं पूरी तैयारी कर लूंगा। लालवानी के महत्वपूर्ण ठिकानों के बारे में जानकारी करनी है। उसकी खुद की रोजमर्रा स्कीम क्या है वह जानना है। ऐसी और भी कई बातें हैं जो, और लालवानी की तबाही के लिए असला भी उसकी फिक्र नहीं। देवराज चौहान ने वहशी स्वर में कहा। पास में पैसा हो तो मिनटों में गोला बारूद हासिल किया जा सकता है। यह काम तो सबसे मामूली काम है। एक बात है, साले इस लालवानी ने हम पर हमला करने में बहुत तेजी दिखाई। सारा इंतजाम किए बैठा था। उसे इंतजार था सिर्फ हमारे इनकार का। सोहन लाल ने क्रोध भरे स्वर में कहा। कमीना हमें चूहे का बच्चा समझता है। जगमोहन के होठों से गुर्राहट निकली। 6 करोड़ का माल वापस दें जिसे हम फूंक चुके हैं, और माफी मांगे उस हरामी की तो मैं। तभी देवराज चौहान ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, परंतु ठिठक गया। दरवाजे पर थपथपाहट हुई। तीनों ने एक दूसरे को देखा। इस समय वह लोग मध्यम दर्जे के बेहद घटिया होटल में ठहरे हुए थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि जयंत राव लालवानी उन्हें चाहकर भी यहाँ से बरामद नहीं कर सकता। फिर आने वाला कौन हो सकता है? जगमोहन रिवॉल्वर थामे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर खतरनाक भाव उभर आए। पुनः दरवाजा थपथपाया गया। जगमोहन ने बिना कुछ पूछे खामोशी के साथ सिटिकनी हटाई और थोड़ा सा पट्टा खोलकर रिवॉल्वर वाला हाथ आगे किया, जो किसी पर भी मौत में डूबी आग उगलने को तैयार था, परंतु ठिठक गया। चेहरे पर मौत भरे खतरनाक भाव लिपटे रहे। सामने एक आदमी खड़ा था, चेहरे पर शराफत का नकाब ओढ़े, हाथ में काफी बड़ा बैग थाम रखा था जो कि पूरा भरा पड़ा था और काफी भारी लग रहा था। वह केशव दैया था। दोनों की आंखें मिली। यहाँ देवराज चौहान।
आगे के शब्द दैया ने अधूरे छोड़ दिए। तुम कौन हो? देवराज चौहान है कि नहीं? केशव दैया ने शांत स्वर में पूछा। मैंने तुम्हारे बारे में पूछा है। देवराज चौहान है तो बोलो, भीतर आकर सब एक साथ ही बताऊंगा। जगमोहन ने उसे घूरा, फिर दरवाजा खोल दिया। केशव दैया ने भीतर प्रवेश किया। जगमोहन ने दरवाजा बंद करके सिटकनी चढ़ाई और पलटा। वह सतर्क था कि आने वाला कोई गड़बड़ न करे। कमरे में प्रवेश करते ही दैया ने निगाह घुमाई। घायल अवस्था में पड़े सोहन लाल को देखा, फिर नजरें देवराज चौहान पर जा टिकी। देवराज चौहान और सोहन लाल भी एकटक दैया को ही देख रहे थे। दैया ने हाथ में पकड़े बड़े और भारी बैग को नीचे रखा और देवराज चौहान को देखा। तुम देवराज चौहान हो? देवराज चौहान ने दांत भींचकर हौले से सिर हिलाया। मेरा नाम केशव दैया है। मैं जयंतराव लालवानी के लिए काम करता हूँ, लेकिन उससे खता खाया इंसान हूँ। मैं लालवानी को पसंद नहीं करता, लेकिन मेरे में इतना दमखम भी नहीं कि लालवानी का बाल भी बांका कर सकूं। सबकी निगाहें केशव दैया पर ही टिकी थी। केशव दैया हर बात बहुत संभल कर रहा था कि उसकी किसी बात पर, किसी हरकत पर यह लोग शक न खा जाए। मुझे इस बात का वास्तव में अफसोस है कि जयंतराव लालवानी ने तुम्हारा ठिकाना बारूद से उड़ा दिया, लेकिन किस्मत अच्छी रही कि तुम लोग वहां से सही सलामत निकलने में कामयाब रहे। केशव दैया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। यही नाम बताया था ना तुमने अपना? केशव दैया ने सिर हिलाया। तुम्हें मेरे यहाँ होने का कैसे पता चला? पता नहीं चला। केशव दैया ने अपने होठों पर मध्यम सी मुस्कान बिखेर ली। मालूम उस बात का चलता है जो पहले से मालूम न हो। तुम लोग तो हर पल मेरी निगाहों में रहे। क्षण भर ठिठक कर दैया ने कहा, मुझे मालूम था कि जयंतराव लालवानी सूरज प्रताप को तुमसे मिलने स्टेशन भेज रहा है। मैं तो कब से इस खात में हूँ कि लालवानी जैसे हरामी का कुछ बिगाड़ सकूं। मैंने स्टेशन पर ही छिपकर तुम्हारी और सूरज प्रताप की मुलाकात देखी। फिर जब तुम वहां से चले तो मैं तुम्हारे पीछे था, देखने के लिए कि तुम्हारा ठिकाना कहाँ है, क्योंकि सारे मामले से मैं वाकिफ था और इस बात का भी एहसास था कि कभी भी तुम्हारी और लालवानी की ठन सकती है। सच पूछो तो मुझे इसी मौके का इंतजार था कि ठने, क्योंकि मुझे मालूम है तुम लालवानी के पैर उखाड़ने का दमखम रखते हो। और तो तुमने स्टेशन से पीछा करके मेरा ठिकाना जाना? हाँ, तब और भी किसी ने हमारा पीछा किया? कह नहीं सकता, लेकिन बाद में मैंने लालवानी के आदमियों को तुम्हारे बंगले के करीब मंडराते देखा तो समझ गया कि कोई गड़बड़ होने वाली है। मैं तुम्हें बाहर के हालात की खबर देना चाहता था, परंतु ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं था। तुम तक पहुंचने की कोशिश करता तो मैं उनकी निगाहों में आ जाता। लालवानी का करीबी आदमी होने के नाते वह मुझे पहचान जाते और तब मेरे पास इतने भी शब्द न होते कि मैं लालवानी को अपनी वहां पर मौजूदगी के बारे में कोई सफाई दे पाता। क्षण भर के लिए वहां चुप्पी रही। आगे बोलो। जगमोहन का स्वर उसके कानों में पड़ा। जब तुम लोग किसी तरह बंगले से निकले तो मेरी निगाहों में आ गए। जब तक तुम लोगों ने इस जगह को ठिकाना नहीं बनाया, मैं तुम्हारे पीछे ही रहा, यह तसल्ली करके कि तुम लोग यहीं हो, यहीं रहोगे। वापस चला गया और अब अपनी मतलब की खातिर तुम लोगों के लिए ढेर सारा बारूद लेकर आया हूं, ताकि तुम जयंतराव लालवानी को पूरी तरह से बर्बाद कर सको। किसी भी तरह से वह सलामत नहीं बचे। तुम शुरुआत करो, बारूद का ढेर लगा दूंगा तुम्हारे सामने। मैं जयंतराव लालवानी की तबाही और मौत देखना चाहता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपनी इस ख्वाहिश को तुम्हारे दम पर पूरी कर सकूंगा। तो तुम हमारे कंधों पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हो? जगमोहन ने कहा। केशव दैया ने गर्दन घुमाकर जगमोहन की ओर देखा। बंदूक मजबूत कंधों पर ही रखी जाती है, कमजोर कंधों पर नहीं। और फिर जयंतराव लालवानी का निशाना तुम लोगों ने लेना ही है। ऐसे में अगर अपना हथियार तुम्हें थमा दूं तो क्या हर्ज है? दरअसल मैं इस बढ़िया मौके को खोना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि असले की वजह से लड़ाई कमजोर पड़े। तुम लोग सिर्फ लड़ने की सोचो। हथियारों और बारूद की सप्लाई मैं तुम्हें दूंगा। देवराज चौहान ने कष्ट लेते हुए दैया को देखा। केशव दैया ने जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली और देवराज चौहान की तरफ बढ़ाई।
इस डायरी में जयंतराव लालवानी के ठिकानों के पते हैं। ऐसे ठिकानों के भी पते हैं जो उसके सिर्फ खास खास आदमी ही जानते हैं। यह ठिकाने लालवानी के धंधे की रीढ़ की हड्डी हैं। इनमें 1 अरब से ऊपर का माल भरा पड़ा है। अगर इन्हें तबाह कर दिया जाए तो लालवानी अपनी तबाही की इतनी बड़ी चोट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दसियों गलतियां करेगा और फिर आसानी से तुम्हारे हत्थे चढ़ जाएगा। केशव दहिया ने चेहरे पर आने वाले भावों को रोके रखा था। देवराज चौहान ने केशव दहिया की दी हुई डायरी को लेकर खोला, उसे देखा और चेक किया। तुम्हारी जयंतराव लालवानी से ऐसी क्या दुश्मनी है जो इस हद तक उसके खिलाफ हो? केशव दहिया का चेहरा दहक सा उठा। दुश्मनी और खुंदक की कोई खास वजह नहीं होती, जब होती हो तो हो जाती है। तुम कहाँ मिलते हो, रहते कहाँ हो? छोड़ो इस बात को, तुम्हारा यह प्रश्न इस काम से ताल्लुक नहीं रखता। कहने के साथ ही केशव दहिया ने झुककर नीचे पड़े बैग की जिप खोली। बैग में पड़ा गोला बारूद और हथियार चमक उठे। इस बैग में ऐसा गोला बारूद और हथियार है जिनकी अब तुम्हें जरूरत पड़ेगी। डायनामाइट भी है। बहुत सोच समझकर हथियारों और बारूद को लाया हूँ। जब तुम इनका इस्तेमाल शुरू करोगे मुझे मालूम हो जाएगा और इनके खत्म होने से पहले ही और भी विस्फोटक सामान और हथियार तुम तक पहुंच जाएंगे। यह सप्लाई मैं तब तक तुम लोगों को करता रहूंगा जब तक जयंतराव लालवानी खत्म नहीं हो जाता। देवराज चौहान ने कष्ट लेते हुए सिर हिलाया। इतना असला लाने के लिए बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं। तुम्हारे पास पैसे? मेरी फूटी कौड़ी भी नहीं लगी इस सारे असले पर। यह जयंतराव लालवानी का ही माल है जिसे मैं उड़ा कर लाया हूँ। मतलब कि जिसका जूता उसी का सिर? बेड पर लेटा सोहनलाल मुस्कुरा उठा। केशव दहिया ने सोहनलाल पर निगाह मारी, फिर देवराज चौहान को देखा। मैं चलता हूँ, लालवानी के पास पहुँचना है। तुम्हारी मौत के इंतजाम की खातिर वह अपने सारे आदमियों को दौड़ाता फिर रहा है। मुझे तो लगता है जब तक वह तुम्हें खत्म नहीं करेगा खाना नहीं खाएगा। तुम्हारी मौत देखने के लिए इस कदर उतावला है। अगर तुम उसके हाथ लग जाओ तो वह अपने हाथों से तुम्हारी बोटी बोटी कर दे। एक बात का खास ध्यान रखना, लालवानी कभी हारा नहीं। उसने जो चाहा है पूरा करके ही रहा है। जगमोहन का चेहरा अंगारे की तरह दहक उठा। तेरे उस जयंतराव लालवानी का वास्ता पहले कभी हमसे नहीं पड़ा, वरना? मुझे नहीं मालूम किससे वास्ता पड़ा और किससे नहीं। केशव दहिया ने बात काटते हुए जगमोहन पर निगाह मारकर शांत स्वर में कहा, और मेरी निगाहों में इस वक्त जयंतराव लालवानी ही ताकतवर है, तुम लोग नहीं, क्योंकि लालवानी की ताकत से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, जबकि तुम लोगों का नाम ही सुना है मैंने। तुम लोगों को गोला बारूद और खतरनाक हथियार देकर इस बात का चांस दे रहा हूँ कि शायद तुम लोग जयंतराव लालवानी जैसे कमीने घमंडी कुत्ते को मौत के मुंह में झोंक सको। और अगर ऐसा किया तो ही कोई बड़ी बात कहना, तब तुम्हें कहने में और हमें सुनने में अच्छा लगेगा। हम तुम्हें बहुत जल्द लालवानी के शरीर के टुकड़े और खून के छींटे दिखाएंगे। जगमोहन के होठों से कुर्राहट निकली। जब दिखाओगे तो देख लूंगा, केशव दहिया ने सपाट और गंभीर स्वर में कहा। जगमोहन के चेहरे पर खतरनाक भाव सिमट आए थे। दहिया ने देवराज चौहान को देखा। मैं चलता हूँ, गोला बारूद खत्म होने से पहले ही तुम तक और पहुंच जाएगा देवराज चौहान। तुम सिर्फ यह सोचो कि जयंतराव लालवानी कैसे तबाह होगा, कैसे मरेगा। चिंता मत करो, जयंतराव लालवानी को तबाह और मरा हुआ ही समझो। देवराज चौहान के होठों से मौत से भरा सर्द स्वर निकला। जो मेरी तरफ बेवजह हथियार उठाता है वह जिंदा नहीं बचता। केशव दहिया ने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। हो सकता है जयंतराव लालवानी तुम पर भारी पड़े देवराज चौहान, वह बहुत ताकतवर है। तुम जाओ केशव दहिया, देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। गोला बारूद और हथियार देकर तुमने हमारा काम आसान कर दिया। कौन भारी पड़ता है और कौन हल्का, यह अगले 24 घंटों में तुम जान जाओगे। बहुत जल्द सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा। केशव दहिया ने सिर हिलाया, बारी बारी तीनों को देखा। दहिया शांत और खुश था कि सब कुछ ठीक ठाक तरीके से निपट गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा
कि वह तुम लोगों को अपने मकसद में कामयाबी दे। केशव दहिया ने गंभीर स्वर में कहा और पलटकर दरवाजा खोलने के पश्चात बाहर निकल गया। दहिया के जाने के बाद वहां मौत से भरा सन्नाटा छाया रहा। देवराज चौहान के चेहरे पर जैसे जहान भर की दरिंदगी सिमट आई थी। जगमोहन आगे बढ़ा और बैग में मौजूद गोला बारूद को चेक करने लगा। गंभीर सा सोहन लाल असले को देखे जा रहा था। यह असला सोहन लाल के होठों से निकला, बहुत कुछ तबाह बर्बाद कर देगा। हाँ, जगमोहन के होठों से गुर्राहट निकली। बारूद बनता ही तबाही के लिए है, और फिर तबाही किसकी होगी? उसकी जो हमारी जान के पीछे है और हर हाल में हमें खत्म करना चाहता है। सोहन लाल की आंखों में गंभीरता नाच रही थी। जाने कितने बेगुनाह मरेंगे। जगमोहन ने दांत भींचकर सोहन लाल से कहा, मरने वाले निर्दोष नहीं होंगे, जयंतराव लालवानी जैसे कुत्ते के साथी होंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बारूद का इस्तेमाल ना हो और लालवानी भी मर जाए? जगमोहन ने बारूद के ढेर से निगाहें हटाकर सोहन लाल को देखा। कमजोर लोगों की तरह बातें कर रहे हो सोहन लाल? कंधे पर एक गोली खाते ही तबीयत हरी हो गई? ऐसी कोई बात नहीं है, सोहन लाल ने शांत स्वर में कहा। दरअसल मैं ताले खोलने वाला इंसान हूँ, झगड़ों में पड़ना नहीं आता। मैं अपने ढंग से सोच रहा हूँ कि खून खराबा न हो। खून खराबा तो हम भी नहीं करना चाहते, जगमोहन दांत पीसकर बोला। लेकिन जब जयंतराव लालवानी जैसा इंसान हमारे सामने आ खड़ा हो और छाती ठोक कर ताकत वाला बने और हमारी जान लेने की कोशिश करे, तो यह सब करना पड़ता है सोहन लाल, नहीं तो हमारा वजूद ही खत्म हो जाए। जो पीठ दिखाकर भागता है उसे गली का डरपोक कुत्ता भी काट लेता है। जगमोहन की आंखों में क्रूरता नाच रही थी। सोहन लाल ने गहरी सांस लेकर बेड पर लेटे लेटे आंखें बंद कर ली। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान के हाथ में दहिया की डायरी थी, जिसमें जयंतराव लालवानी के गुप्त ठिकानों के पते थे। देवराज चौहान पन्नों को पलटता हुआ उन पतों पर निगाह दौड़ा रहा था। सोच क्या रहे हो? हमें शुरू हो जाना चाहिए। जगमोहन के होठों से खतरनाक स्वर निकला। देवराज चौहान ने डायरी पर से निगाह उठाकर जगमोहन को देखा। देवराज चौहान की आंखें सुलग रही थी। उसके चेहरे पर किसी वहशी जानवर की भांति दरिंदगी ही दरिंदगी सिमटी हुई थी। होठ क्रूरता भरे अंदाज में भिंचे हुए थे। देवराज चौहान के इस रूप को देखकर जगमोहन ठगा सा रह गया था। देवराज चौहान ने डायरी जेब में डाली और भिंचे स्वर में बोला, मैं कुछ देर बाद लौटूंगा। लेकिन जागा रहे हो? अब तो इसी काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, फिर आकर तय करते हैं कि तबाही किस दिशा से शुरू हो। खतरनाक लहजे में कहने के साथ ही देवराज चौहान आगे बढ़ा और सिटिकनी खोलकर बाहर निकल गया। देवराज चौहान कहाँ गया है? जगमोहन असमंजसता में घिरा पड़ा था। तुम्हारा मामला है, तुम जानो। सोहन लाल आंखें बंद किए उसी मुद्रा में पड़ा बोला, मैं जो काम कर सकता हूँ सिर्फ उसी मुद्दे पर बात करो। ताला तिजोरी वॉल्ट खोलने को कहो, और वह भी तब खुलेगा जब मेरा कंधा ठीक हो जाएगा। यह मार धाड़ खून खराबे की बातें मेरी समझ और हद से बाहर हैं। जगमोहन दांत भींचकर बड़बड़ाया, फिर गोला बारूद और हथियारों में व्यस्त हो गया। इस बात को लेकर जयंतराव लालवानी का दिमाग खराब हुआ था कि सूरज प्रताप ने उसकी बात की परवाह नहीं की। लालवानी का खून जल रहा था। वह तो जैसे इस बात पर आमादा था कि सूरज प्रताप को उसके किए की सजा देकर ही दूसरा कोई काम करेगा। जयंतराव लालवानी को इस बात की पूरी आशा थी कि सूरज प्रताप जल्दी ही उसके आदमियों के हाथ लग जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं लगा था। और तो और केशव दहिया के सूरज प्रताप से मिल जाने के कारण लालवानी की खोपड़ी में और भी खुंदक भर गई। लालवानी ने तो सोचा भी नहीं था कि केशव दहिया इस तरह उसके साथ हरामी बाजी कर जाएगा। मनी मन वह दहिया की हिम्मत पर हैरान था। उसके साथ दगाबाजी करने का मतलब जानता था कि उस नतीजे में मौत मिलेगी। फिर भी केशव दहिया हिम्मत दिखा गया। रात के समय भी जयंतराव लालवानी व्यस्त था। उसका गुस्सा उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा था। चेहरा आग की भट्टी की तरह सुलग रहा था। होंठ भिंचे हुए थे। रह रहकर वह दांत पीस उठता था। बेचैन वह इतना था कि कुर्सी पर बैठने का मन ही नहीं कर रहा था उसका। बेचैन वह इतना था
कि कुर्सी पर बैठने का मन ही नहीं कर रहा था उसका। बराबर कालीन रौंदे जा रहा था। किसी दुश्मन ने कोई गड़बड़ की होती या बड़ी से बड़ी और कोई भी बात होती, जयंतराव लालवानी जरा भी परवाह न करता। ना ही वह बेचैन होता, व्याकुल होता, न परेशान होता। जयंतराव लालवानी को परवाह नहीं थी, चलता था यह सब। परंतु यह जुदा मामला था। उसके करीबी आदमियों ने उससे धोखेबाजी की थी। उसके सख्ती से मना करने के बावजूद भी सूरज प्रताप ने वही किया जो वह करना चाहता था, जो कि और भी गलत बात हुई थी। इस मामले को फौरन निपटाना जरूरी था, नहीं तो कल को उसका कोई भी आदमी उसके खिलाफ सिर उठा सकता था, जो कि उसके लिए घातक बात थी। दांत पीसते हुए जयंतराव लालवानी ने टेबल पर मौजूद ऐश ट्रे में सिगरेट मस ली और अपनी कुर्सी पर बैठकर रिसीवर उठाते हुए नंबर डायल करने लगा। चेहरे पर सख्ती और क्रूरता नाच उठी। लाइन मिली। दूसरी तरफ से रिसीवर उठाने वाला विष्णु प्रताप था। साईं, सो गया नी? जी नहीं, मैं? नींद तो आ गई होगी, रात बहुत होती जा रही है ना बड़ी। नींद नहीं आ रही क्योंकि भाई की, छोटे की चिंता सता रही होगी नी। सोच रहा होगा कि तेरा छोटा अब जयंतराव लालवानी के हाथ से मरेगा, कैसे बचाऊं उसे। मैंने गलत नहीं कहा नी? क्यों? ठीक बोला नी बड़ी। क्षण भर की खामोशी के बाद विष्णु का बेहद शांत स्वर उभरा। आपने गलत कहा है साईं। जयंतराव लालवानी जानता है कि गलत नहीं बोला, मैं ठीक बोला नहीं, लेकिन फिर भी तू कहता है तो मान लेता हूँ। अपना विष्णु ठीक कहता है। वैसे दर्द तो हो रहा होगा नी बड़ी? हाँ, विष्णु प्रताप का पहले जैसा ही स्वर आया। छोटा भाई मरने वाला हो और यह बात पहले मालूम हो तो दर्द तो होता ही है। वह मेरे रिश्ते का नहीं, अपना सगा भाई है लालवानी साहब। परफेक्ट बोला नहीं तू, परफेक्ट बोला। सूरज की मौत का तेरे को दर्द नहीं होगा तो काम मेरे को होगा। तेरा छोटा जो हुआ, अगर तू उसको पहले से समझा देता तो ऐसा नहीं होता ना साईं। मेरी उसकी मुलाकात नहीं हो सकी, नहीं तो समझा देता। जयंतराव लालवानी का चेहरा मारे क्रोध की स्याह पड़ चुका था। साईं, एक बात तो बताओ। जयंतराव लालवानी के होठों से गुर्राहट निकली। तू अपने छोटे को बचाने का चक्कर वक्कर तो नहीं चला रहा नी बड़ी? ऐसा कुछ नहीं है और ना ही इस बारे में कुछ करने का मेरा इरादा है। साईं, तू परफेक्ट बोला नहीं, गलत तो नहीं बोला नहीं। मैंने ठीक कहा है, कान खोलकर सुन बड़ी। जयंतराव लालवानी के होठों से पागल शेर की भांति गुर्राहट निकली। सूरज तो अब मर गया नहीं, तू अपने को संभाल के रखना नहीं। भाई का प्यार जोर मारे तो जोर को दबा लेना नहीं बड़ी, नहीं तो उसके साथ तेरे को भी तोड़ फोड़ डालूंगा बड़ी, समझा विष्णु? मैं आपके कहने से पहले ही सब समझता हूँ। विष्णु प्रताप का गंभीर स्वर आया। बेहतर होगा कि अब आप इस तरह की कोई बात ना करें। दर्द होता होगा नहीं, परफेक्ट बोला तू। लालवानी अब तेरे को ऐसा नहीं बोलेगा। जयंतराव लालवानी का स्वर सुलग रहा था। विष्णु, ये बता, सूरज कहाँ है नी? मिल गया होगा? अभी नहीं मिला, उसकी तलाश जोरों से जारी है। वह बड़ी, ऐसा न हो कि वह तेरे घर में छुपा हो और तू शहर में ढूंढे जाए। अपने घर को भी झांक लेना विष्णु। सूरज को तेरे घर से नहीं मिलना चाहिए, अगर मिला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी नी। विष्णु प्रताप की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। विष्णु, मैं फोन रखता हूँ नी और फोन पर ही बैठा हूँ। बड़ी, देखना मैं रात को सोएगा नहीं। सूरज जब भी मिले तो मुझे फटाफट फोन मारना साईं, एकदम मारना। मुझे यकीन है कि दिन निकलने से पहले हम छोटे को ढूंढ लेंगे। तेरा यकीन बहुत अच्छा है नी, मुझे जल्दी से फोन मारना, जल्दी मारना। गुर्राहट भरे लहजे में कहते हुए जयंतराव लालवानी ने रिसीवर पटका और क्रोध से कांपती उंगलियों से सिगरेट सुलगाई। जयंतराव लालवानी की हालत अभी भी काबू में नहीं आई थी। ऐसी हालत उसकी तभी होती थी जब वह कोई काम पूरा करना चाहता हो और हो न रहा हो। सूरज और दैया को मौत का सबक देकर अपनी दरिंदगी का नमूना दिखाकर ही वह चैन की नींद सोना चाहता था। तभी फोन की घंटी बजी। जयंतराव लालवानी ने झपट कर रिसीवर उठाया। कौन बोलता नी? जयंतराव लालवानी ने झपट कर रिसीवर उठाया। कौन बोलता नी? कोई काम वाम की बात है तो ठीक, नहीं तो रिसीवर नीचे मार बड़ी।
जयंत राव लालवानी के शब्दों में बेहद खतरनाक भाव थे। मेरा टेम खोटा नहीं करना। जयंत राव लालवानी। बेहद खतरनाक स्वर लालवानी के कानों में पड़ा। जयंत राव लालवानी की आंखें सिकुड़ गई। रिसीवर पर उंगलियां सख्ती से लिपट गई। साईं। जयंत राव लालवानी का स्वर बेहद सख्त और संभला हुआ था, क्योंकि पल में ही उसने महसूस कर लिया था कि यह आवाज़ उसने पहले कभी नहीं सुनी। नई आवाज़ उसके खास नंबर वाले फ़ोन पर सुनाई देना उसे हैरान कर देने वाली बात थी। तो किसी जंगल से बोलता है नी? आवाज़ सुनकर तो ऐसा ही लगता है बड़ी। अपना अता पता बोल। तेरे से तो मिलकर ही बात करना मांगता नहीं। तेरे को बताना है कि जयंत राव लालवानी से किस तरह को बात करने का है। अपना पता बोलने, बात बाद में करना। मैं देवराज चौहान हूँ। लहजा पहले जैसा ही था। जयंत राव लालवानी के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। रिसीवर पर लिपटी उंगलियां ढीली पड़ गई। क्या बोला तू? कौन बोलता है? देवराज चौहान। जयंत राव लालवानी की आंखें सिकुड़ी। कौन सा देवराज चौहान भाई? एक तो वह देवराज चौहान है जिसके पीछे सारे देश की पुलिस। मैं वही देवराज चौहान हूँ। देवराज चौहान की सख्त स्वर उसके कानों में पड़ा। मैं वही देवराज चौहान हूँ जिसने तेरा 2 नंबर का नशे का सामान 6 करोड़ का माल मालगाड़ी से लूटा। बहुत खुशी की बात है, लेकिन फोन को मारा तुझे यह बताने के लिए कि अगले 24 घंटों में तू किसी भी वक्त मर जाएगा। और ऐसा को बोलता है? जयंत राव लालवानी को धमकी को देता है। तू समझता है तेरी इस बात से लालवानी डर जाएगा? ऐसा नहीं होगा देवराज चौहान। जयंत राव लालवानी के माथे पर बल पड़ चुके थे। समझदार को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तू तो समझदार है। 24 घंटे लालवानी, सिर्फ 24 घंटे। तभी लालवानी ने दरवाजा खुलते और अवतार सिंह को भीतर प्रवेश करते देखा। 1 मिनट, कोई आया, पहले उसको बाहर कर दूं। लालवानी ने रिसीवर हटाया और अवतार सिंह को बोलने का मौका दिए बिना कह उठा। दरवाजे के बाहर को खड़ा हो जा अवतार सिंह। मेरे को डिस्टर्ब नहीं करने का। बहुत जरूरी फोन है, लफड़े वाली बात है। अवतार सिंह ने सिर हिलाया और फौरन दरवाजा खोलकर बाहर हो गया। लालवानी ने रिसीवर कान से लगाया। बोल भाई, तेरे को क्या हुआ? जो लालवानी अपने शब्द पूरे नहीं कर पाया क्योंकि लाइन कट चुकी थी। लालवानी कई पलों तक रिसीवर को ही घूरता रहा। उसकी आंखें सिकुड़ गई, होठ भिंच गए थे। धीमे से रिसीवर रखते हुए बड़बड़ा उठा। 24 घंटे? कई पलों तक जयंत राव लालवानी ऐसे ही बैठा रहा। उसकी आंखें बता रही थी कि वह बहुत तेजी से सोच रहा है और जल्दी ही सब कुछ सोच लेना चाहता है। फिर तुरंत ही उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने लगा। उसके चेहरे पर सख्ती सिमट आई थी। विष्णु प्रताप परेशान और चिंतित सा अपने ऑफिस में मौजूद था। रात की 12:30 बज रहे थे, परंतु आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह अपने छोटे भाई सूरज के प्रति चिंतित था। इस समय सिगरेट का कश लेता हुआ विष्णु प्रताप खुली खिड़की के करीब खड़ा रात की बंबई का नजारा देख रहा था, परंतु आंखों के सामने सूरज का ही चेहरा नाच रहा था। वह जानता था कि सूरज बहुत ही भारी गलती कर चुका है। यह सब करके वह बच नहीं सकेगा। जयंत राव लालवानी उसकी हत्या किए बिना मानेगा नहीं, और धंधे का उसूल भी यही कहता था कि सूरज को खत्म कर दिया जाए। वह सूरज की मौत नहीं देखना चाहता था, परंतु वह यह भी जानता था कि वह चाहकर भी सूरज को बचा नहीं सकता। अगर सूरज को बचाने की चेष्टा की तो जयंत राव लालवानी खड़े पांव उसे भी खत्म कर देगा। विष्णु प्रताप तो सूरज को अभी से मरा समझ रहा था। विष्णु प्रताप में बहुत दम था, बहुत ताकत थी। वह जो चाहे वही कर सकता था, परंतु यह सारी ताकत लालवानी की ही दी हुई थी, और लालवानी पलक झपकते ही उसकी सारी ताकत अपनी मुट्ठी में बंद कर सकता था। मौजूदा ताकत के जरा से अंश को भी वह लालवानी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ऐसा करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसकी ताकत का पुर्जा पुर्जा जयंत राव लालवानी से वाकिफ था और मानता था कि देता वह है, परंतु माल लालवानी का है। ऐसे में कुछ करना खुद को भी मौत की आग में झोंकना था। सूरज तो किसी हाल में भी बचने से रहा, और वह भी खामखा अपनी जान गंवा बैठेगा। तभी फोन की घंटी बजी। विष्णु प्रताप खिड़की से हटा
और जल्दी से आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। हेलो वड़ी, हेलो हेलो छोड़नी। जयंतराव लालवानी का गंभीर सख्त स्वर उसके कानों से टकराया। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई साईं, जो मैं नहीं चाहता था वही हो गया नहीं। विष्णु प्रताप सतर्क हुआ, उसकी आंखें सिकुड़ी। क्या हुआ लालवानी साहब? बहुत कुछ हो गया, इससे ज्यादा क्या होगा? देवराज चौहान का फोन बजा था अभी। देवराज चौहान का फोन? विष्णु प्रताप चौंका। हाँ नी, अभी बजा था। बहुत गड़बड़ हो गई। यह तेरे छोटे ने गड़बड़ की है साईं। खैर, छोटे की बात छोड़नी, वो तो मरा ही मरा। देवराज चौहान को सुन, तेरे को नहीं मालूम? मुझे फोन पर बोला नहीं कि वो मेरे को 24 घंटे में मारेगा साईं। 24 घंटे? हाँ बड़ी, खुला खुला धमकी दिया लालवानी को। क्यों दिया? मैंने देवराज चौहान को कुछ नहीं बोला। उसने मेरे माल को लूटा, मैं चुप रहा। मैंने बोला देवराज चौहान के सामने नहीं पड़ने का। इस पर भी वह मुझे फोन बजाकर बोला कि 24 घंटे के अंदर वह मेरे को मारेगा। विष्णु प्रताप के होंठ खिंच गए। जयंतराव लालवानी की आने वाली आवाज में दरिंदगी झलक रही थी। यह तो बिल्कुल गलत हुआ लालवानी साहब, विष्णु प्रताप के होठों से निकला। गलत हुआ? विष्णु, लालवानी पीछे को नहीं सोचता कि क्या गलत हुआ क्या ठीक। लालवानी आगे की सोचता है बड़ी। देवराज चौहान मुझे 24 घंटे में मारेगा साईं। लालवानी कोई पंचर लगाने वाला तो है नहीं कि सुई मारा और पंचर कर दिया। लालवानी पुजानी भटनागर नहीं है और न ही सूरज प्रताप सिंह है कि मुझे सुई मारकर उड़ा देगा। मेरे को देवराज चौहान से नहीं टकराना था, किसी भी हाल में नहीं टकराना था। तेरे को मालूम है कि मैंने सख्ती से मना कर दिया था इस बारे में, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि जयंतराव लालवानी छक्का है। छक्का समझता है ना साईं? विष्णु समझा कि नहीं? सब समझा। लालवानी को परवाह नहीं, जो होगा साईं देखेगा लालवानी। वो देवराज चौहान है तो मेरे को भी जयंतराव लालवानी कहते हैं ना बड़ी? लालवानी गुर्रा रहा था। जी, आपके मुकाबले देवराज चौहान के पास ताकत बिल्कुल नहीं है। तो ठीक बोला नहीं, लेकिन ऐसा नहीं बोल। दुश्मन को कमजोर नहीं समझ। वह देवराज चौहान है नहीं, गली का दद्दा नहीं है जो गले में रुमाल फंसाकर घूमता है। समझा कि नहीं? जी समझा। तूने मेरे को पूछा क्यों नहीं कि मैंने तेरे को फोन क्यों किया? जयंतराव लालवानी की आवाज में खतरनाक भाव उभरे हुए थे। विष्णु सुन ली, सारे बड़ों को फोन कर साईं। लालवानी का हराम का माल पोत रख लिया और उनको घोड़े की माफिक दूंगा। मीटिंग करना है बड़ी, देवराज चौहान के लफड़े को निपटाना है बड़ी। तेरे को सुना? अभी सबको फोन कर, बिल्कुल अभी। मेरे को 1 घंटे में सबका थोबड़ा अपने सामने देखने को मांगता है नहीं। तेरे कानों में बात पड़ी कि नहीं साईं? जी मैं सबको फोन करता हूँ, विष्णु प्रताप सतर्क स्वर में बोला। 1 घंटे में सबका थोबड़ा मेरे सामने को होना चाहिए बड़ी, समझा नहीं? जी ऐसा ही होगा। तू भी अपना थोबड़ा लेकर आना बड़ी, मीटिंग करने को है। देवराज चौहान का मामला है नहीं, गली के मोड़ पर खड़े होकर गले में रुमाल बांधने वाले दद्दा का मामला नहीं है। मैं तो सबसे पहले आपके सामने हाजिर होऊंगा, विष्णु प्रताप सतर्क स्वर में कह उठा। परफेक्ट बोला साईं, तो बहुत समझदार है। अपना थोबड़ा लेकर जल्दी मेरे सामने मरना नहीं, खतरनाक स्वर में कहते हुए लालवानी ने लाइन काट दी थी। विष्णु प्रताप ने रिसीवर रख दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि देवराज चौहान ने खामखा क्यों लालवानी को 24 घंटे में मारने की धमकी दी है, जबकि लालवानी ने उसे कुछ भी नहीं कहा है। यकीनन कोई तो कारण, कोई तो वजह होगी जो अभी तो उसकी समझ से बाहर थी। अब जयंतराव लालवानी ने मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग जरूरी भी थी। देवराज चौहान से बचने के लिए नहीं, उसे खत्म भी करने के इंतजाम करने थे। विष्णु प्रताप फोन उठाकर सबको खबर करने में व्यस्त रहा। फिर रिसीवर रखकर सोच भरे अंदाज में सिगरेट सुलगाकर कस लिया। उसी पल फोन की घंटी बजी। विष्णु प्रताप ने रिसीवर उठाया तो सूरज प्रताप की आवाज उसके कानों में पड़ी। विष्णु प्रताप के होठ खिंच गए। भैया तुम? विष्णु प्रताप के होठों से निकला। बाजार में क्या भाव चल रहा है भैया? तेरी मौत का दाव लगा है। देखना यह है कि तू कितनी जल्दी लालवानी के हत्थे चढ़ता है। इसका कोई चांस नहीं।
सूरज प्रताप के होठों से खतरनाक हंसी निकली। बहुत ही नहीं, पूरा चांस है, तू बच नहीं सकता। मैं बच जाऊंगा। छोटे, तूने अपनी करके मौत को दावत दी है। तू लालवानी को नहीं जानता। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ भैया। विष्णु प्रताप के होठ खींच लिए। कभी कभी ज़्यादा आत्मविश्वास ले डूबता है छोटे। मुझे तैरना आता है। अब हो क्या रहा है? सिर्फ तेरी तलाश हो रही है, जो कभी पूरी नहीं होगी। तूने देवराज चौहान से क्या बात की? क्यों? अभी लालवानी का फोन आया था। लालवानी को देवराज चौहान ने धमकी दी है कि वह उसे 24 घंटे में खत्म कर देगा। देवराज चौहान यूं ही यह बात नहीं कहने वाला। जाहिर है तूने कोई गड़बड़ की है। सूरज प्रताप की खतरनाक हंसी विष्णु प्रताप के कानों में पड़ी। तुमने ठीक कहा भैया, मैंने देवराज चौहान को लालवानी के खिलाफ भड़का दिया है। ऐसा करके तूने अपनी मौत को दावत दी है। गलत कह रहे हो भैया। देवराज चौहान ने अगर 24 घंटे कहा है तो समझो लालवानी लद गया। मैं नहीं मानता। कम से कम 24 घंटे की बात तो नहीं मानता। 48 घंटे ही सही, क्या फर्क पड़ता है? छोटे, बचपना मत कर। खुद को लालवानी के सामने कर दे। वैसे तो अब तू मरा हुआ ही है, और अगर तू खुद को लालवानी के हवाले कर देगा तो शायद तुझको मैं बचा लूं। मैं जहां हूं ठीक हूं। मेरे सामने आने का कोई चांस नहीं। तब ठीक है, तू जो चाहता है वही कर। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि तुझे समझाता फिरूं। फिर भी इतना कह देता हूं कि 2-4 दिन कहीं छिपकर रहना। हो सकता है देवराज चौहान लालवानी को खत्म करने में कामयाब हो जाए। ऐसा हो गया तो समझ तेरी जान सलामत रहेगी। मेरी जान सलामत रहेगी, क्योंकि देवराज चौहान जयंतराव लालवानी को उड़ा देगा। सूरज प्रताप ने खतरनाक स्वर में कहकर रिसीवर रख दिया। विष्णु प्रताप ने सोच और चिंता भरे अंदाज में रिसीवर रखा। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि आने वाले वक्त में क्या होगा। बहरहाल छोटे के लिए खतरा उसे ज्यादा लग रहा था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।